नमस्कार, डीडी यूपी के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी को अपने बेहतर रणनीति से सत्ता में स्थापित करने वाले ओम प्रकाश माथुर या फिर ओम माथुर या फिर ओम भाई बेहतर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 2014 के आम चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कंधों पर पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक विजय दिलाने की जिम्मेदारी थी, वही जिम्मेदारी आज 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में स्थापित करने की ओम प्रकाश माथुर के कंधों पर है। आइए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को श्री माथुर किस रणनीति से और किस तरह से विजय दिलाएंगे, इन तमाम सारे सवालों को जानने के लिए हम आज उन्हीं से बात करते हैं। माथुर जी, आपका दूरदर्शन में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 के आम चुनाव में पार्टी ने एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व सफलता उत्तर प्रदेश में प्राप्त की थी। ठीक 2 साल से कुछ समय ज्यादा बाद पार्टी के सामने फिर वही चुनौती, फिर वही ऐतिहासिक सफलता दोहराने की चुनौती है। कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी चुनौती मेरे सामने रखी है। स्वाभाविक है, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2014 में जो वर्डिक हम लोगों को मिला है वो वर्डिक को 2017 तक मेंटेन रखना, और वो ध्यान में रख करके मैंने सारी कार्य योजनाएं अपनी तय की है। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस पार्टी का अगर कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और हमने सबसे पहले पार्टी का संगठन मजबूत हो, और इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को मैं साधुवाद दूंगा, चाहे वो नया कार्यकर्ता हो, चाहे पुराना कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सबने मिलकर के मिशन 2017 कैसे सफल हो उसी दिन से उस काम में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक 35 से 36 लाख मेंबरशिप थी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने तय किया कि क्यों नहीं अब हमको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहिए, और उन्होंने पार्टी के सामने पूरे देश भर में 10 करोड़ मेंबरशिप बनाने का लक्ष्य रखा। स्वाभाविक हमारे प्रदेश के नेताओं में, कार्यकर्ताओं के मन में आया कि हिंदुस्तान की 20% से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, तो क्यों नहीं हम भी लक्ष्य करें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें लक्ष्य दिया है उसका 20% मेंबरशिप हम यहाँ करें। और आज मुझे प्रसन्नता है, मेरे कार्यकर्ता पे गर्व है, मेरी टीम पर गर्व है उत्तर प्रदेश की, कि जिन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप की। तो एक तो हमने मेंबरशिप के दिन से ही अभियान चलाया, मिशन 2000 सफलता का। इसके साथ साथ जनरली राजनीति में बात आती है, बूथ जीता चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में 1,40,000 बूथ है। हमने 1,40,000 बूथ में से 1,20,000 बूथ को टारगेट किया, और पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश किया कि जो हमारी प्राथमिक इकाइयां आज तक ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत हुआ करती थी, शहरी क्षेत्र में वार्ड हुआ करता था, आज उन्होंने तय किया नहीं, बूथ पर संगठन की इकाई गठित करो। और आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश की टीम पर, उत्तर प्रदेश के मेरे उस देव तुल्य कार्यकर्ता पर, कि जिन्होंने इस समय मेरे पास 1,29,000 बूथ तक अपनी अप्रोच की है। और इसके साथ साथ मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जिन्होंने क्षेत्र वाइज बूथ सम्मेलन के बूथ अध्यक्षों को डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, संवाद करने के लिए 6 क्षेत्र में अपना कार्यक्रम दिया, और उसमें उपस्थिति भी अच्छी रही। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, पॉलिटिकल और सोशल, इन तीनों विषयों को ध्यान में रख करके हमने संगठनात्मक स्थिति कैसे मजबूत हो, तो कुल मिलाकर के अगर कार्यकर्ता चार्ज हुआ, कार्यकर्ता एग्रेसिव हो गया, कार्यकर्ता को संकल्पशील बना दिया, कार्यकर्ता को चुनौती को स्वीकार करने जैसा बना दिया, तो निश्चित रूप से तो संगठनात्मक हमारी ये तैयारी चल रही है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार के पिछले 2 सालों में कार्यकर्ता ने गांव तक, बूथ तक अप्रोच बनाई है, और हर एक को, यानी जो मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास,
उस स्लोगन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल माथुर साहब, जैसा आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने एक मंत्र बनाया है अपनी सरकार को चलाने का, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कहीं न कहीं जातीय वर्गों में पिछले 25-30 सालों में बड़ी प्रभावी रूप से जो है वह राजनीति फलीभूत होती रही है और जातियों में बटी हुई जनता जो है वो अपने तरह से सरकारों को चुनती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को पिछले लोकसभा चुनाव में तोड़ा था, क्या फिर से विधानसभा चुनाव में इसको किस तरह से आप 68 वर्षों के बाद पहली बार पुराने सारे सिस्टम से उठ करके मतदाता आगे आया है। उसने सारे सिस्टम जो आज तक चले, कई बार हम जीतते, कोई व्यक्ति इमोशनल बात से जीत गया, कोई व्यक्ति जाति के आधार पर जीत गया, कोई पार्टी सामाजिक क्षेत्र के आधार पर जीत गई, लेकिन 2014 का चुनाव इस सारे मिथक को तोड़ा है। और इस समय जो हम पार्टी का यहाँ उत्तर प्रदेश में सारा खड़ा कर रहे हैं सिस्टम और बाकी सारा विषय भी, मैं आपको एक से उदाहरण देना चाहता हूँ। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उसमें मतदाताओं का रुख कुछ दूसरा होता है। बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा चुनाव में जातियां नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर, इसलिए मैंने एक शब्द बोला अभी पहले कि हम बूथ की रचना करते समय सोशल इक्वेशन का भी ध्यान रख रहे हैं। हमारी बूथ समिति जो बनेगी बूथ पर, उसमें सारी जातियों के लोग, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15-20 वर्षों से जो प्रदेश इतना उत्तम प्रदेश था, जहां इतना पर्याप्त पानी, जहां इतनी अच्छी उर्वरा धरती, जहां के लोग इतने विद्वान, और मैं तो ये कहूंगा कि जितने महापुरुष या भगवान पैदा हुए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन 15-20 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक कहना चाहिए पिछड़ा प्रदेश बना दिया गया है, यहाँ का आम मतदाता भी चाहता है, यहाँ की प्रत्येक समाज की बात व्यक्ति भी चाहता है कि क्यों नहीं हमारा प्रदेश भी एक विकसित प्रदेश, उत्तम प्रदेश बने, और इसलिए वो भी संकल्परत है। और मैं आपको बता दूं, आखिर 2 करोड़ मेंबर बनाए, अगर मतदाता का मन नहीं होता, अगर व्यक्ति जाति से ऊपर उठ करके हमारा मेंबर नहीं बनता, अगर वो क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मेंबर नहीं बनता, तो क्या हम 2 करोड़ मेंबर बन सकते थे? और इसलिए स्वाभाविक रूप से 2 करोड़ मेंबर बनाना ही उस सारे मिथक को तोड़ने की शुरुआत हो गई थी। और इसलिए जो बूथ तक, आप कल्पना करिए, यहाँ ऐसे लगभग 30 से 35% बूथ है जहां पर्टिकुलर कुछ ठेकेदारों का कब्जा है, और वहां बूथ तक भी हमारा बूथ अध्यक्ष डंडा लेके खड़ा, झंडा लेके खड़ा होता है, तो वो निश्चित रूप से उनका मन है तब खड़ा होता है, कार्यकर्ता अकेला नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए इस मिथक को हम ही नहीं, यहाँ का आम मतदाता, और मैं आपको बता दूं, जब जनता का मूड बनता है ना, हमने जब लोकसभा चुनाव जीता और मैं और मोदी जी जब धन्यवाद सभा करने गए बड़ौदा, तो मोदी जी ने एक शब्द का उपयोग किया था, ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता है, ये चुनाव हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जीता है। तो जब जनता का मन बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस मिथक को तोड़ दी। किसी ने कल्पना की थी क्या आसाम में 25-35 साल की सरकार इस तरह से उखड़ जाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि बंगाल में 35 साल के बाद एकदम से इतना उल्टा हो जाएगा? तो जनता जब मुड़ मराती है, जनता में विश्वास जमता है, और अब जनता का ध्यान जातीयता से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके मेरे गांव का, मेरी झोपड़ी का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का विकास हो। और मिशन 2014 में हमने उस सारे मिथक को देख करके विकास की ओर जाने के लिए बढ़ाया है, और विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश का आम मतदाता तय कर चुका है कि क्यों नहीं मेरा प्रदेश भी वापस उत्तम प्रदेश बने। माथुर साहब, जैसे कि आप विकास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी योजनाएं चलाई। उन योजनाओं को अगर हम एक शब्दों में कहें तो जनवादी योजनाएं हैं, जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहती हैं। जनधन योजना हो, चाहे बीमा योजना हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य हो, वो योजनाओं का लाभ आपको इस चुनाव में कितना मिलता दिखाई देगा? निश्चित रूप से मिलेगा। 68-69 वर्षों के बाद आम नागरिक के मन में एक विश्वास जमा है कि हमारा प्रधानमंत्री, मेरे घर का प्रधानमंत्री आया है। आज तक प्रधानमंत्री तो बहुत हुए इन सालों में, लेकिन उन तक सीधी अप्रोच नहीं थी। अरे कोई प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करे और वो लोगों से सजेशन पूछे, कोई बालक कोई चिट्ठी लिखे, कोई घर से कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखे, उसको जवाब जाए,
ये पहली बार आजादी के बाद हुआ है। लोगों के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास जमा है। कोई कल्पना कर सकता, शास्त्री जी हुए थे कुछ काल के लिए बीच में, और जब अन्न की कमी हुई तो देश को आह्वान किया था कि एक टाइम का भोजन छोड़े। लगभग पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों ने छोड़ा था। और एक दूसरा प्रधानमंत्री हुआ है जिन्होंने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों माताएं बहनें ऐसी है जिसके घर में रसोई गैस नहीं है। उन्होंने आह्वान किया बड़े लोगों को कि भाई जो सब्सिडी छोड़ सकते हैं, आदेश नहीं दिया, निवेदन किया, आग्रह किया कि जो छोड़ सकते हैं वो छोड़े, और लोगों ने छोड़ी। और इस दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों में फ्री रसोई गैस के कनेक्शन जाने वाले। तो जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, जब व्यक्ति की संकल्प शक्ति, और गांव के मतदाता के मन में ये बैठा है नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी मेरा है, ये मेरा का जो भाव आम मतदाता के मन में पैदा किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने किया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। पूर्वांचल सबसे पिछड़ा क्षेत्र इस क्षेत्र का, आखिर 27 साल से गोरखपुर का खाद का कारखाना बंद क्यों पड़ा था? कितने सीएम रहे होंगे, कितने पीएम रहे होंगे, कहां अड़चने थी, कहां रोड़े थे, क्यों नहीं उसको दूर किया गया? क्या खाद का कारखाना बीजेपी वालों अकेले को चाहिए था, या सपा को अकेले को चाहिए था, या बसपा को? आम किसान को उसका फायदा होने वाला था, और इसलिए उन्होंने सारे अवरोधक, स्पीड ब्रेकर हटा करके खाद का कारखाना खोला। कितने वर्षों से एक मांग आ रही है पूर्वांचल की। एक कोई बुखार होता है वहां, जापानी बुखार लोकल भाषा में बोलते हैं, सैकड़ों बच्चे जन्म लेने के थोड़े दिनों बाद ही काल के ग्रस्त चले जाते थे। क्यों नहीं वहां एम्स हुआ, मुझे बताइए। जब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी फिर भी नहीं हुआ। आपस में 10 साल तक सपा नहीं चलाया, बसपा नहीं चलाया ना यूपीए को। क्यों नहीं उन लोगों ने लाइजन किया? खाली अपने केस बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए वो यूपीए को सपोर्ट फर्स्ट और सेकंड में करते रहे, मौका लगे। लेकिन क्या उनको ध्यान नहीं आया कि ये एम्स होना चाहिए? हमने एम्स भी दिया। तो जो योजनाएं हमारी है, आज कल ही हमारे परिवहन मंत्री गए, उन्होंने कितनी सड़कें उस क्षेत्र के लिए दी है। जो प्रतिदिन सड़क 6 से 7 किलोमीटर बनती थी, आज वही अधिकारी है, वही फंड है, वही देश है, वही साधन है, वो 20 से 22 किलोमीटर कैसे बनने लग गई? ये सारी चीज मतदाता के मन में बैठी है, और वो चाहता है कि ये व्यक्ति अब मेरा विकास करेगा, मेरे गांव का विकास करेगा, मेरे समाज का विकास करेगा, बाकी जो रहे अपने परिवार में सीमित रहे। माधव साहब, बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था। जो इधर उधर से लोग आए, जैसे मांझी को भी अपने साथ लिया था, एक समीकरण बनाने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। अभी पिछले दिनों स्वामी प्रसाद, देखिए, जिनका आपसे वैचारिक अंतर रहा है, वो आपके साथ। देखिए बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उस विषय में जाता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मुझे जानकारी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी राजनीतिक शुरुआत 90 से, एक तरह से प्रैक्टिकली शुरुआत 90 से मेरी राजस्थान से हुई। मैंने राजस्थान में पहली बार, हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार बनी थी जनता दल और बीजेपी की मिलके। मैंने साल भर में जनता दल तोड़ के स्प्लिट करके डी बनाया, और आज वो उनमें से इतने अच्छे कार्यकर्ता जो सेंट्रल में भी मिनिस्टर बने और वहां भी मिनिस्टर बन रहे हैं। तो आखिर आपको लोगों को लेकर के उनके साथ जोड़ने की क्षमता भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ये मान के चलिए कि जो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो जिस व्यवस्था में अब तक रहे, उस व्यवस्था से परेशान होकर के आ रहे हैं। वो वहां के सिस्टम से परेशान होकर के आ रहे हैं। वो कोई किसी को जोड़ रहे हैं तो जबरदस्त उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होगी, निश्चित होगी ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा। लेकिन पार्टी अपनी सीमित दायरे से सारी पूरी करता रहेगा। पार्टी सबको साथ लेके चलने वाला, जब हमने कहा सबका साथ है और सबका विकास है, तो जो आएगा हमारे साथ हम उसको साथ लेंगे, हमारे साथ जोड़ेंगे, और हम उनको लेकर के चलेंगे आगे। हम आपस में देखिए, जब भाव रहता है राष्ट्रता का, जब भाव रहता है देश का, जब भाव रहता है गांव का, तो दृष्टि दूसरी होती है। और जब भाव रहता है मैं मेरा, अरे 10 साल तक लगातार कितने घपले और घोटाले उजागर कोई बीजेपी ने नहीं किए, हिंदुस्तान की संवैधानिक वैधानिक संस्थाओं ने किए। क्या नेताओं के मन में ये नहीं आ रहा कि देश लूटा जा रहा है? जाए सरकार कहीं पे भी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले रखा है कि हम इन चीजों से समझौता नहीं करेंगे, साथ सबका लेंगे, लेकिन चलना पड़ेगा देश हित में, राष्ट्रवाद के हित में, समाज के हित में, गांव के हित में, किसान के हित में, गरीब के हित में, व्यापारी के हित में, हर एक के हित में हम चलेंगे।
माथुर साहब, समाजवादी पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है, अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से आगे जो चुनाव होगा उसमें चेहरा मुख्यमंत्री का उन्हीं का होगा। मायावती जी चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी के चेहरे के रूप में होंगे। कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित को ले आकर के यहाँ पर एक चेहरे के तौर पर स्थापित किया है कि अगले चुनाव में हमारा यही चेहरा होंगे और पार्टी जीतेगी तो ये मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये किसी परिवार की नहीं, किसी समाज की नहीं, किसी जाति विशेष की नहीं। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अकेले निर्णय नहीं करते। हमारे यहाँ निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है और पार्टी परिस्थितियां समझ करके ये इस प्रकार के जो आप प्रश्न करोगे, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि जो पार्टियों का आपने नाम लिए, क्या वो पार्टियां उस दायरे से बाहर निकल सकती है क्या? नहीं, मैंने उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। हमारे यहाँ तो 2 करोड़ जो हमारा सदस्य है ना, वो सभी मुख्यमंत्री है और इसलिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री वाली कोई होना, हमने पिछले चुनाव देखे होंगे, कुछ प्रांतों में तय किया, कुछ में नहीं किया। इसलिए ये पार्टी का निर्णय होता है और ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कहा कि ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा और अभी इस विषय में हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने विचार नहीं किया। जब विचार करेगा, मैं कहता हूं अगर पार्टी जब निर्णय करेगी, उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उस निर्णय को सिर पे माथे रख करके आगे बढ़ जाएगा। नहीं माथुर साहब, सवाल इसलिए पैदा होता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आप जब लड़ते हैं तो वहाँ किरण बेदी को लेकर के आते हैं, लेकिन वहां सफल नहीं, सवाल में कोई चेहरा नहीं। मैं कहता हूं कि सवाल ये भी तो सोचिए, हरियाणा में क्या था, झारखंड में क्या था, महाराष्ट्र में क्या था। ये पार्टी का अपना एक सिस्टम है। ये पार्टी किसी व्यक्तियों से या परिवार से बंधी नहीं है। बाकी जो पार्टियां बोल रही है, मुझे बताइए उसमें कोई दूसरा नाम है क्या? उनकी मजबूरी है, दूसरा नाम कुछ। आज लोकसभा में भी जीते हैं 2 पार्टियां जो 7 सीट लेकर आई है, बाहर की है क्या? एक नाम मुझे गिना दीजिए। तो उनकी तो मजबूरी है, हमारे यहाँ से कोई मजबूरी नहीं। किसी ने कल्पना की थी होगी, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, ठीक प्रकार की स्कूल में भी नहीं पढ़ पाया, जिसको स्कूल से आते ही माँ कहती थी जाओ बेटा थोड़ा स्टेशन पे चाय बेच के आ जाओ, और वो देश का प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री नहीं, उसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़े इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एक्शन प्राइम मिनिस्टर। और जो जाते ही कल्पना से विपरीत संसद से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले उनके सिक्योरिटी वालों को पता नहीं, वो संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा लगाए, वो उसको मंदिर मान के मांगे। आज लोग आश्चर्य करने लगे, सवेरे 5 बजे अमेरिका से लैंड करते और 9 बजे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को वो लाइव वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते। तो ये संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। माथुर साहब, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव में जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपका मुकाबला किससे, समाजवादी पार्टी या बहुजन? समाजवादी पार्टी से मुकाबला है निश्चित रूप से, क्योंकि वो जिस प्रकार का अभी आपने अपने प्रश्नों में वर्णन किया है वो सत्ता में है। और अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा किस तरह से वो सत्ता का उपयोग दुरुपयोग जो भी आप शब्द लिखो वो करना चाहते हैं। हमारा मुकाबला सपा से है। माधव साहब, आपने अभी सोशल बात की, सोशल इम्पैक्ट जो है जो उत्तर प्रदेश का है, उस इम्पैक्ट के तहत पार्टी ने पूरी तैयारी की है, लेकिन एक दलितों का बहुत खास वर्ग जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रहती है, उनको अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, अपना समर्थन पाने के लिए क्या कुछ? बहुत बड़ी मात्रा में सर्व समाज के लोग, दलित ही नहीं और दलितों में भी बहुत बड़ी मात्रा में, ये तो खैर रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा, लेकिन जो हम लोगों ने जोड़ा है लोगों को निश्चित रूप से, और जो अपने आप को पर्टिकुलर किसी समाज के ठेकेदार मानते, उनको भी अंदर अंदर घबराहट हो रही है कि अब हमारी ठेकेदारी खत्म होने वाली है। माथुर साहब, अभी जब आपकी तमाम सारी बैठकें चल रही हैं, आप अपने संगठन को जो है अच्छी तरह से मजबूत कर रहे हैं, उसी दौरान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। कहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और इसलिए वो किसान यात्रा पर हैं और इस तमाम सारी बातों को लेकर के वो दिल्ली तक जाएंगे और संसद में उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है, कम से कम 70 वर्षों बाद सड़क पे उतरने का तो मौका आया उनका, और आगामी 25-30 साल तक अब उनको सड़क पे ही रहना है। हिंदुस्तान की जनता उनको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, क्योंकि जिनको एक साथ 60 से 65 साल राज करने का मौका मिले
और आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लाचार, गरीब, असहाय ऐसा देश गिना जाए। यानी कैसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जिया देश। अगर हमारा देश का नेता रसिया जाए तो अमेरिका नाराज हो जाए, अमेरिका जाए तो चाइना नाराज हो जाए, चाइना जाए तो जापान नाराज हो जाए। उस भाव से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से राज किया और आज परिस्थिति 2.5 साल में बदली है। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, रसिया दिल्ली आता है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री रसिया जाता है, जापान दिल्ली अहमदाबाद में आता है। तो ये एक भाव पैदा किया। आज नरेंद्र मोदी जी, अभी आपने G20 का आप लोग ही कर रहे हो वर्णन, G20 में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का दिखाया है, लोगों ने स्वीकार किया है। पोटेंशियलिटी है इस व्यक्ति के मन में। आज मैंने बताया ना, जो हमारे बात नहीं करना वो भी हमसे दोस्ती कर रहे हैं, और ये पहली बार हुआ है। मन बड़ा करो, लोगों को साथ लो। अरे शपथ ग्रहण समारोह में सारे सार्क के छोटे देशों को बोला, एशिया भी क्यों नहीं बड़ा हो सकता है, एशिया भी विश्व का नेता क्यों नहीं बन सकता है। ये सारे भाव लेकर के 68 वर्षों तक जो भी प्रधानमंत्री गया यूएनओ में, हर एक ने कोई ना कोई भाषण दिया है ना। कभी कोई दुनिया के लोगों ने कॉन्ग्रेजेंसी ली? पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया, कार्यकर्ता के नाते गया, और उन्होंने खुद के लिए नहीं मांगा, भारत के लिए नहीं मांगा, उन्होंने विश्व के लिए मांगा। विश्व स्वास्थ्य होना चाहिए, विश्व के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इसलिए क्यों नहीं योग करना चाहिए। और 21 जून महीने में पूरी दुनिया ये नो मोर लगाए कि पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाएगी। क्या हमारी ये आगे बढ़ती हुई, जिसको हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, कभी उस और का पहली सीढ़ी नहीं थी? तो दुनिया स्वीकार करने लगी हमारी ताकत को, हमारे समर्पण को, हमारी बुद्धि को। तो इसलिए हमारे यहाँ पोटेंशियलिटी थी, हमारे यहाँ विद्युता थी। सारे आज पूरे दुनिया भर में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर यहाँ के, अरे वो क्या, इसलिए हमने मेक इन इंडिया का नारा दिया। माथुर साहब, तमाम सारी चुनौतियों की बात हुई, तमाम कार्यकर्ताओं के और सारी बातें हुई, संगठन की भी बात हुई, लेकिन जब पार्टी चुनावी मोड में जाती है तो कहीं न कहीं जो टिकटों का वितरण होता है उसमें भी जातीय समीकरण ये भी देखे जाते हैं। तो क्या उन चीजों को भी पार्टी टिकटों के वितरण में, पार्टी जिताऊ और टिकाऊ जी, ये मेन हमारा मुद्दा रहेगा टिकट के वितरण में जी। और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, क्योंकि टिकट यहाँ अकेला व्यक्ति नहीं बांटता है जी। और यहाँ टिकट बदले नहीं जाते हैं जी। इतना दिया तो ये, इतना दिया तो बदल दिया, ऐसा यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ स्टेट की भी पार्लियामेंट बोर्ड बनेगा, चुनाव समिति बनेगी, केंद्र की चुनाव समिति बनेगी, वो सारे सामूहिक कलेक्टिव लीडरशिप में से टिकट जाते हैं। और टिकट सबसे सलाह से, नीचे से राय लेकर के कई प्रकार की बातचीत करके टिकट देगा। इसलिए असंतोष नाम की चीज नहीं होती। फिर भी राजनीतिक दल होता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें रहती है, लेकिन समय पर वो डैमेज कंट्रोल भी हम तुरंत करते हैं। जिताऊ से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो वैचारिक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और वो जो पार्टी का मेंबर बन गया वो हमारा मूल कार्यकर्ता है। माथुर साहब, आपने दूरदर्शन से बात की, इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ पार्टी के संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता में जाने का मन बनाया है और उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। नमस्कार।